स्टैंडर्ड बनता कैसे है। बनाने वाले तो पता चल गया ना कि एनएसबी होगी, वो होगा, ये होगा, ये सारा कुछ होगा। अब सबसे पहले क्या होता है कि उस स्टैंडर्ड को बनाने की ज़रूरत क्या है। पहली बात क्या है, स्टैंडर्ड को बनाने की ज़रूरत। तो ज़रूरत पहले देखी जाती है, या उसकी नीड या रिक्वायरमेंट। ठीक है, ज़रूरत कह लें आप इसको, इसकी ज़रूरत क्या है। पहले सबसे पहले क्या है, ज़रूरत देखी जाती है कि स्टैंडर्ड को बनाने की ज़रूरत है या मैं खामखा में स्टैंडर्ड बना दें। तो पहले अच्छा, अब ये ज़रूरत कैसे साबित होगी, उसके लिए आम तौर पे या तो हुकूमत कहती है, हुकूमत कहती है कि जी अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बनने लगी तो बेहतर इसके लिए कोई मायार बना लिया जाए। तो हुकूमत की तरफ से बाकायदा कोई रिक्वेस्ट आती है कि जी इसके ऊपर मायार कोई बनाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आ गया, या ये होता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ने तो इसके ऊपर कोई काम, यह होता है कि कंज्यूमर्स की तरफ से बाकायदा डिमांड आना शुरू होती है कि जी ये इसका भी मायार होना चाहिए। तो दूसरे दर्जे में क्या है, कंज्यूमर आ जाता है। तीसरे दर्जे में बाज़ का ऐसा होता है कि इंडस्ट्रियल वाले खुद कहते हैं, इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि नहीं जी कोई मायार बनाना चाहिए, कि इस चीज़ का मायार बनाना चाहिए ताकि ये जो इतनी वेरिएशंस आ रही हैं, क्योंकि मायार हर जगह पे मुख्तलिफ होंगे तो प्रोडक्ट्स के बनने में और इस तरह भी मसला पैदा होगा। तो बाज़ का इंडस्ट्री की तरफ से बाकायदा आ जाता है कि जी कोई मायार बनाना चाहिए। और कभी ऐसा होता है कि गैर मुल्की तौर पे कोई बाकायदा फ़ौरन से कोई दबाव आता है कि जिस चीज़ का भी मायार आपके पास होना चाहिए। उसकी रीज़न ये होती है कि वो मायार होगा तो उस प्रोडक्ट को वो उस दूसरे मुल्क वाले लेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, वो कहते हैं जी ISO के मुताबिक अगर आपके स्टैंडर्ड्स की चीज़ बनी होगी तो फिर हम उसको अपने मुल्क में इजाज़त देंगे, वरना नहीं देंगे। जैसे अगर बरतानिया में खुराक आपने भेजनी है तो वो क्या कहेंगे, BRC के मुताबिक होगा। तो इसलिए वो डिमांड आती है कि आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पर वो जा रही है, तो कहते हैं नहीं जी इसका कोई मायार आप बनाएं ताकि उसके मुताबिक इसको एक्सपोर्ट किया जाए। तो इस तरह आमतौर पर यहाँ तो गवर्नमेंट है या कंज्यूमर है या इंडस्ट्री है या फिर बाहर बैरूनी कोई मामला होता है, तो कम से कम ये इदारों की तरफ से इसकी रिक्वेस्ट आती है। या फिर बाज़ औक़ात कभी कभी रेगुलेशंस की तरफ से भी होता है। रेगुलेशन यानी कि कानूनी तौर पे कोई इदारे इसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट में आमतौर पे कस्टमर भी आ जाता है ना, कस्टम्स वाले, सॉरी कस्टमर नहीं, कस्टम जैसे है, बाहर से चीज़ें आ रही हैं। अब कस्टम वाले कहते हैं कि जी ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, अब इसका कोई मायार हो, हमें पता चले कि हाँ जी इसको किस लेवल पे चेक करवाना है, क्या करना है। इसी तरह फिर बाज़ का लैब वाले जो चेक करते हैं या टेस्टिंग अथॉरिटीज़ जो होती हैं, यानी कि इस टेस्टिंग अथॉरिटी में QC भी आ सकता है, कोई बाकायदा टेस्टिंग अथॉरिटी भी आ सकती है और बाकायदा कोई लैब्स भी आ सकती हैं। ये इदारे रिक्वायर, इनकी डिमांड आ जाती है कि जी बाकायदा को हमें पता तो चले हम इस चीज़ को किस मयार पर चेक करें, या अगर ये शय जो आ रही है तो उसको किस अंदाज में देखा जाए। तो आमतौर पे इनकी बुनियाद पर आमतौर पे इसको देखा जा रहा होता है। ये इदारे ज़्यादातर क्या करते हैं, या ये इन जगहों से मायारात साजी के लिए रिक्वेस्ट आती है या डिमांड्स आती हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, आगे चलें। हाँ ले ले इसके आगे इधर देख लेते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि जी कोई डिमांड आ गई, तो उस डिमांड को बाकायदा साबित किया जाएगा। साबित कैसे करेंगे, कोई बाकायदा उसके ऊपर कोई रिसर्च पेश की जाएगी या उसकी ज़रूरत बाकायदा बताई जाएगी। सिर्फ इतना कहना ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है इसलिए कर दिया जाए। बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पूरा एक उसके ऊपर डॉक्यूमेंट या पूरी एक प्रेजेंटेशन दी जाती है, एक पूरा डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है जिसमें उस चीज़ के ऊपर बाकायदा तौर पे उसकी ज़रूरत या उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूरा लिखा जाता है कि इस वक्त इसकी ये ज़रूरत है, ज़रूरत रिक्वायरमेंट या नीड इसको कहने जो आप ये। तो वो बाकायदा एक सबसे पहले क्या होता है, प्रपोजल दिया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है,
प्रोपोजल, इसको उर्दू में हम कह सकते हैं कि कोई क्या पेशकश या कोई तजवीज़ दी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, प्रोपोजल पेश किया जाता है। प्रपोजल किसके सामने पेश किया जाता है? टीसी के सामने, जो टेक्निकल कमेटी है। किसके सामने प्रपोजल पेश किया जाता है? कौन सी? जो रेलेवेंट टीसी, जैसे हलाल का होगा तो हलाल टेक्निकल कमेटी के मुतालिक होगा। तो प्रपोजल जब पेश हो जाता है, और जितने लोग जो मैंने पहले बताए, जिसमें कंज्यूमर थे, जिसमें शरिया एक्सपर्ट थे, जो सारे लोग जिन्हें बताए गए हैं, वो लोग इस प्रपोजल को देखने के बाद वो कहते हैं कि हाँ वाकई इसकी ज़रूरत है, इस पर काम करना चाहिए। तो फिर इसको एक शुरू में इसको एक वर्किंग ड्राफ्ट बना दिया जाता है। क्या करें, प्रपोजल से क्या बनता है? ये वर्किंग ड्राफ्ट या बेसिक ड्राफ्ट भी इसको कहते हैं। अब ये ड्राफ्ट कौन बनाता है? या तो उसी टेक्निकल कमेटी से कुछ लोगों का इंतखाब कर लिया जाता है और उन्हें मुंतखब करके एक वर्किंग ग्रुप बना दिया जाता है, ठीक है। वही वर्किंग ग्रुप उस पर काम करके वर्किंग ड्राफ्ट बना के वो एक पेश कर देता है। अब जब वो पेश होता है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है। हर जो उसमें लोग बैठे हैं, जो उसमें शामिल हैं, हर फर्द अपने इदारे की तरफ से नुमाइंदगी करता हुआ उस पूरे ड्राफ्ट को होता है। अच्छा, ये बनने के बाद भेजता कौन है? सेक्रेटरी। कौन सा सेक्रेटरी? हाँ, जो उस एनएसबी के अंदर वो जो टेक्निकल कमेटी का जो सेक्रेटरी होगा वो इसको भेजेगा। और ये वर्किंग ड्राफ्ट जो बनाएगा, बनने के बाद अगर फिर दोबारा डिस्कशन होती है, डिस्कशन होने के बाद कहते हैं हाँ जी इसको, वही वर्किंग ड्राफ्ट पेश हो गया जी, इसको अब बाकायदा इसमें शामिल कर लिया जाए, तो फिर इसको कमेटी ड्राफ्ट बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? कमेटी ड्राफ्ट। क्या पूरी कमेटी के अंदर इसको डिस्कस किया जाएगा? पहले वर्किंग ग्रुप उसको डिस्कस करता है, इसलिए वो वर्किंग ड्राफ्ट कहलाता है। फिर जब वो कमेटी के अंदर आता है और उसको मान लिया जाता है हाँ जी इसको अब हर एक को इसके ऊपर डिस्कशन करने की है, ये जितने भी स्टेक होल्डर्स है सारे इसको देखें, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? कमेटी ड्राफ्ट। कमेटी ड्राफ्ट जब ये बन जाता है और इसके अंदर वो पूरी सारी वो ज़रूरियात, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर इसके बाद इसको फाइनल ड्राफ्ट बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है इसको? फाइनल ड्राफ्ट। इनमें से हर एक के लिए मुद्दत होती है। जैसे मिसाल के तौर पे वर्किंग ड्राफ्ट है, लेकिन यह हर एनएसबी अपना कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत वो रख देते हैं कि जी इस पूरे अमल के लिए 30 महीने चाहिए। पूरे अमल के लिए कितने महीने चाहिए? 30 महीने। इन 30 महीनों में बाज़ का इसको वो 6 महीने दे देते हैं, इसको जो है वो 10 महीने दे देते हैं, इसको जो है वो बकिया जो मिसाल के तौर 14 महीने दे देते हैं, या फ़र्ज़ करें कि वो उसको 12 महीने दे देते हैं। और फिर उसके बाद जो ये हो जाता है, फाइनल ड्राफ्ट हो जाता है, फिर उसके बाद इसको पब्लिश किया जाता है। पब्लिश होने के बाद फिर ये बाकायदा एक प्रिंटेड शक्ल में यह लोगों के सामने आ जाता है। तो सबसे पहले क्या है? प्रपोजल। प्रपोजल से पहले क्या इसके जिसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है वो बताई जाती हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ कमेटी से इजाज़त ली जाती है कि जिस इस तरह का मामला है तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हो, तो वो कमेटी इजाज़त दे देती है, तो फिर प्रपोजल पेश किया जाता है। सबसे पहले क्या है? नीड है, रिक्वायरमेंट वो बताई जाती है कि ये मसला चल रहा है, इसके हवाले से स्टैंडर्ड होना चाहिए। वो एक्सेप्ट होने के बाद फिर प्रपोजल बनाया जाता है। प्रपोजल के बाद फिर उसको वर्किंग ड्राफ्ट बनाया जाता है। वर्किंग ड्राफ्ट के बाद फिर उसको कमेटी ड्राफ्ट बनाते हैं। कमेटी ड्राफ्ट बनने के बाद फिर उसको फाइनल ड्राफ्ट बनता है, और फाइनल ड्राफ्ट होने के बाद फिर क्या होता है? वो पब्लिश हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो? यही पूरा निज़ाम दुनिया के तमाम ममालिक के साथ जहाँ जहाँ पे भी स्टैंडर्ड्स बनते हैं, यही तकरीबन कमोबेश यही निज़ाम चल रहा होता है, यही तरतीब चल रही होती है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? इनके अब अगर मायार 700 बना रहा होगा, इनके सऊदी जो है वो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाए, या GSO बनाए, या एस्मा बनाए। एस्मा जो है वो UAE का और UAE की NSB है, या फिर वो PSQCA बनाए, या वो मलेशियन कोई बॉडी बनाए, या वो SMIC बनाए, तो सब का
तरीक़ाकार क्या होगा, वो यही वाला होगा। तो आज हमने इनमें कौन कौन सी चीज़ें हो गई जो अभी तक हमारे सामने आई। सबसे पहले बात क्या थी, एक तो उससे पहले हर इदारे के अंदर एक NSB होती है, ठीक है, और कुछ NSBs पर हमने बात की। दूसरे दर्जे में फिर क्या है, NSB क्या क्या काम करती है, वो ये वाला एक तरीका सामने आ गया। तीसरे में NSB के अंदर टेक्निकल कमेटीज़ होती हैं, ठीक है, टेक्निकल कमेटीज़ में कौन लोग होते हैं, फिर टेक्निकल कमेटी जो है वो क्या काम करती है, किस तरह काम करती है, ये सारी चीज़ें वो आगे। तो इस तरह जाने के बाद फिर पूरा एक मायार बनता है। इसमें मुद्दत बाज़ लोग जो है वो 2 साल रखते हैं, बाज़ NSB उसको, अच्छा एमरजेंसी में फिर ये तरीके भी इख्तियार किए जाते हैं। तो एक तो तरीका है जो ये वाला है, एक तरीका और होता है जिसको अडॉप्टेशन का कहा जाता है। एक में प्रोसेस यही चलता है, ज़रूरत बताई जाती है, ज़रूरत बताने वालों में से कौन लोग होते हैं, इनमें से कोई होगा, ठीक है। प्रपोज़ल दिया जाता है, प्रपोज़ल में बाज़ का पूरे का पूरा स्टैंडर्ड किसी और मुल्क का दे दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जी ISO का स्टैंडर्ड है फलां वाला, इसको और अडॉप्ट कर लिया जाए। तो फिर ये जो कमेटी होती है टेक्निकल कमेटी, वो इस ISO के स्टैंडर्ड को पूरा देखते हैं। फिर इसको वर्किंग ड्राफ्ट नहीं बनाया जाता, इसको डायरेक्ट जो है वो फिर कमेटी ड्राफ्ट बना दिया जाता है। तो ये फिर यहाँ नहीं रुकती, ये यहाँ पे आ जाती है, और इसको यहाँ पे आने के बाद देखते हैं कि हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो फिर यहाँ से फिर डायरेक्ट यहाँ बाद का FDS करके और फिर तो डायरेक्ट पब्लिश कर दिया जाता है अपना नंबर देने के बाद, और इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। एक तरीका है ये।